Yes. So in the mole concept, we will discuss firstly the Gay-Lussac's law of gaseous volumes. तो सबसे पहले एक लॉ के बारे में बात करते हैं। वैसे तो और भी मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में मैंने पहले बात कर ली है, जैसे थोड़ी बहुत, और मैं एक्स्ट्रा ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले गै-लुसैक लॉ के बारे में बात करते हैं। गै-लुसैक्स लॉ, गै-लुसैक का जो लॉ है ये गैसेस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, मतलब गैसेस वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है और गैसेस वॉल्यूम को बताता है। तो this law states that when gases combines or are produced in a chemical reaction, so they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure. अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम हो तो सभी गैसेस के लिए जो भी रेशियो होगा वो हमेशा एक सिंपल रेशियो में होगा। मतलब कि अगर एक रिएक्शन में गैसेस स्टेट्स हैं अवेलेबल, जैसे कि मान लो एक रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है N2 + 3H2 gives 2NH3G। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर मान लो N2 अवेलेबल है और H2 अवेलेबल है और NH3 अवेलेबल है, तीनों अगर गैस है तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी एक का मास पता हो तो, या एक का वॉल्यूम पता हो, पहले तो हमने मास कंजर्वेशन की बात करनी है तो वहां पर हम बात कर लेंगे, लेकिन हम वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर हमें किसी एक का वॉल्यूम पता हो तो बाकी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एक सिंपल रेशियो में होते हैं। अगर उसको हम कंबाइन करके देखेंगे तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो में आएगा। जैसे N2 है, 3H2 है और NH3 है, तो यहां पर जो एक रेशियो है वो डिपेंड करेगा इस पार्टिकुलर जो भी एलिमेंट टेकन है उसके फैक्टर पे। तो पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा अमोनिया है। तो नाइट्रोजन का जो फैक्टर है इसको हम इजीली यहां पर देख सकते हैं, इसका फैक्टर 1 है, हाइड्रोजन का फैक्टर 3 है और अमोनिया का फैक्टर 2 है। आप इसको कंबाइन करके देख भी सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। N2 + 3H2 gives 2NH3। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और अमोनिया है तो तीनों एक फिक्स्ड वॉल्यूम में रहेंगे और इनके वॉल्यूम का रेशियो जो होगा वो फिक्स्ड होगा। यहां पर यही चीज बोली गई है। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस कंबाइन्स और प्रोड्यूस, जब गैसेस के बीच में रिएक्शन होती है, कंबाइन करती हैं और प्रोड्यूस होती हैं, तो केमिकल रिएक्शन के बाद में वो जो भी ये करती है ना, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो। तो ये जो करती हैं ये एक सिंपल रेशियो में करती हैं वॉल्यूम के, provided all gases are at the same temperature and pressure। अगर प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन सेम है तो वॉल्यूम उनके फिक्स्ड होंगे, उन्हीं वॉल्यूम के उस फिक्स्ड रेशियो में पाए जाएंगे। अच्छा, इनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। अगर मेरे पास कोई एक भी वॉल्यूम पता हो तो हम बाकी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं इजीली। हम कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से हम इनके वॉल्यूम को, अगर एक का वॉल्यूम पता है तो बाकी का वॉल्यूम हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूं, जैसे यहां पर है N2 + 3H2, ठीक है। अब यहां पर N2 है प्लस 3H2 है और गिव्स 2NH3 है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अगर हमें पता है कि ये गैसेस हैं सभी गै-लुसैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, और इन गैसेस का एक फिक्स्ड रेशियो है। अगर गैसेस का फिक्स्ड रेशियो है तो इनका ऑब्वियसली जो रेशियो आएगा वो 1:3:2 आएगा, N2 H2 और NH3 का रेशियो। तो समस्या की बात यहां पर कुछ नहीं है, आराम से हम रेशियो यहां पर निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर यहां पर पता हो कि हाइड्रोजन या नाइट्रोजन का वॉल्यूम मान लो 8 ml है, लेट अस कंसीडर, अगर ये 8 ml है, मान लो हमें क्वेश्चन में दिया है कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम 8 ml है, तो हमें हाइड्रोजन और अमोनिया का वॉल्यूम बताना है। बेटा यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें पता है कि जो रेशियो है इनका नाइट्रोजन और अमोनिया का 1:3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यहाँ पर 1:3 का है, नाइट्रोजन और अमोनिया का 1:2 का है। तो नाइट्रोजन और अगर मैं अमोनिया का रेशियो निकालना चाहूं वॉल्यूम का,
तो 1:2 के रेशियो में आएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर एक वॉल्यूम नाइट्रोजन है तो 2 वॉल्यूम NH3 होगा ऑब्वियसली। तो यहां पर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में अगर गिवन हो कि 8 ml वॉल्यूम नाइट्रोजन का फिक्स्ड है, तो हाइड्रोजन या अमोनिया का वॉल्यूम पूछ रहा है। अगर नाइट्रोजन का वॉल्यूम 8 ml है तो इसके पास अगर अमोनिया का वॉल्यूम पूछे तो ये वॉल्यूम आराम से हम कह सकते हैं कि 16 ml होगा, क्योंकि 1:2 के सिंपल रेशियो में ये आएगा ऑब्वियसली। तो अगर मुझसे 8 ml दिया गया था और NH3 का रेशियो या NH3 का वॉल्यूम पूछा जा रहा था, तो क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। गैलो-सैक्स लॉ के अकॉर्डिंग सीधे प्रोपोर्शन को लगाएंगे। वॉल्यूम जो होता है वो एक सिंपल प्रोपोर्शन में या सिंपल रेशियो में होता है, तो 16 ml इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया हाइड्रोजन का हमें बताना है कितना वॉल्यूम है, तो आराम से हम बता सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। 1:3 के रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। N2 और H2 1:3 के रेशियो में। अब हमें करना कुछ नहीं है, केवल बस नाइट्रोजन का वॉल्यूम 8 ml पता है। ऑब्वियसली अगर मुझे निकालना हुआ हाइड्रोजन का तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कहेंगे 24 ml यहाँ पर हाइड्रोजन का वॉल्यूम है। अब इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, जब हाइड्रोजन का गिवन हो या अमोनिया का गिवन हो या फिर नाइट्रोजन का गिवन हो। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं। अब मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। सिंपल रेशियो में निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ना तो बहुत ज्यादा थियरी पढ़ने की जरूरत है, बस क्वेश्चन करना आना चाहिए, इसलिए मैं क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूं। अगर मान लो गिवन है कि नाइट्रोजन and hydrogen combines to form ammonia, यानी कि NH3 combines to form ammonia, then the question is asking कि nitrogen and hydrogen is combines to form the ammonia, all are in the जनरली इन द गैसेस स्टेट। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया जनरली गैसेस स्टेट में भी होती है, लेकिन अगर मान लो रिटर्न भी है ऑल आर इन गैसियस स्टेट, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 6 ml, then find the। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ NH3, तीसरा क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्लस वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर हमें इक्वेशन पता हो तो हम इन तीनों क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं गैलो-सैक के लॉ से। अब हमें आंसर लिखना है और इनका कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस केवल हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए सबसे पहले तो N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ये तो एक सिंपल इक्वेशन हो गई। अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो हम सिंपली चाहें तो दोनों साइड एटम्स को कैलकुलेट करें। तो लेफ्ट साइड पहले हम लिखें एलिमेंट, फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड। एलिमेंट लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में इनके फैक्टर, यहां पे लिखें फैक्टर या नंबर, नंबर इन द लेफ्ट साइड, नंबर इन द राइट साइड। अब नाइट्रोजन के नंबर लेफ्ट साइड में है 2 और राइट साइड में है 1, हाइड्रोजन का नंबर लेफ्ट साइड में है 2 और राइट साइड में है 3।
अब हमें कुछ दिमाग लगाना है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करना है बस। तो सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हाइड्रोजन को बैलेंस करें, एक तरफ 2 हाइड्रोजन है, एक तरफ 3 हाइड्रोजन है। आपको पता है केमिकल इक्वेशन को जब हम यहाँ कभी हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को करते थे, अगर एक जगह 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, एक जगह 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 6 था, तो हमने आसानी से इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया था और इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया था, और आराम से 3 और 2 मतलब x को हमने यहाँ पर काटवा दिया था, क्योंकि हमें बैलेंस करना था 6 को। तो यहाँ पर 6x यहाँ भी मिल गया था और 6x यहाँ भी मिल गया था, तो दोनों में 6x को कैंसिल करके हमने y की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पर भी ऑप्शन सेम है, हम चाहें तो नाइट्रोजन वाले को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि हाइड्रोजन के 6 बैलेंस हो जाएं, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि हाइड्रोजन के 6 बैलेंस हो जाएं। तो दोनों में हाइड्रोजन अभी बैलेंस है, और हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब लेफ्ट साइड में भी हाइड्रोजन है 6 और राइट साइड में भी हाइड्रोजन है 6। लेफ्ट साइड में अभी नाइट्रोजन की वैल्यू है 2 और राइट साइड में भी अगर आप देखें तो नाइट्रोजन की वैल्यू है 2। तो हमने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहां पर बना ली है। तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में ही अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, N2 + 3H2 gives 2NH3। अच्छा, हमने बैलेंस क्यों की? क्योंकि इस फैक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है इसको बोलते हैं स्टाइशियोमेट्रिक कांस्टेंट, स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम हम तभी एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें मल्टीप्लाई ही एग्जैक्ट स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ही करना है। अब हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में N2 है, 3H2 है। अब हाइड्रोजन की ऑलरेडी गिवन है, मान लो हमने इसका वॉल्यूम मान लिया V, इसका 3V हो जाएगा और इसका 2V हो जाएगा जनरली, क्योंकि हम एक का V मान ले रहे हैं, दूसरा 3 से मल्टीप्लाई है, तीसरा 2 से मल्टीप्लाई है। इसको चाहे तो सिंपल रेशियो में 1:3:2 के रेशियो में लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको V से मल्टीप्लाई तीनों में कर दिया है, और तीनों में हम V की वैल्यू फाइंड करके हम तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब 3 की V की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 6 ml। अगर क्वेश्चन में आप देखें तो क्वेश्चन में रिटन है कि वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन इज 6 ml, तो 3V की वैल्यू ऑलरेडी 6 ml गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर V, अगर हम 3V को कैलकुलेट करें तो 3V की वैल्यू आएगी 6 ml। इजीली हम 3V = 6 लिख सकते हैं, इसका मतलब V = 6 डिवाइड बाई 3, मतलब कि वॉल्यूम मतलब V = 2 ml आ जाएगा। V की वैल्यू 2 ml आ गई है। अब हम आराम से N2 की वैल्यू यहाँ पर 2 ml लिख सकते हैं, और अमोनिया की वैल्यू 2 × 2 ml लिख सकते हैं, यानी कि अमोनिया का जो वॉल्यूम आएगा वो 4 ml हो जाएगा, और जो सिंपल नाइट्रोजन का वॉल्यूम आएगा वो 2 ml हो जाएगा ऑब्वियसली। और यहाँ पर हम सीधे सीधे तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाइट्रोजन का वॉल्यूम ऑफ N2 ऐसे लिखते हैं = 2 ml, वॉल्यूम ऑफ NH3 = 4 ml, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ NH3 प्लस वॉल्यूम ऑफ N2 = 6 ml। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। ओवरऑल 6 ml वॉल्यूम इसका मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ NH3 और वॉल्यूम ऑफ N2 को जोड़ करके, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन दूसरा लूं और मैं फिर से एक क्वेश्चन को डिसाइड करूं बताने का, चलो एक क्वेश्चन दूसरा लिखते हैं। क्वेश्चन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड to form steam if volume of steam is 9 ml, या इसको लिख सकते हो 8 ml। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज
8 ml, then find the ratio of वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको पता है स्टीम भी गैस स्टेट में होती है। जनरली आप अगर रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगी और ये बनाएगा एक H2 प्लस O2 और बनाएगा H2O। यहाँ पर दोनों बैलेंस नहीं है। अगर हम दोनों को बैलेंस करना चाहें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं और हम यहाँ पर एलिमेंट को लिख के बैलेंस कर सकते हैं एज अ फर्स्ट वन। बट मैं यहाँ पर जनरली करता क्या हूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस करने के लिए आपको कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करना ही पड़ेगा। बिना हिट एंड ट्रायल मेथड के यूज किए हुए सिंपल इनऑर्गेनिक रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है। कुछ बैलेंस करने के तरीके हैं जिनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड, लेकिन यहाँ पर जनरली हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का यूज नहीं करते हैं। हम जब अगर सिंपल रिएक्शन हमें मिलती है तो हम उसको जनरली फाइंड करते हैं एक सिंपल रेशियो में और उसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह यूज करते हैं लेफ्ट और राइट नंबर ऑफ एटम्स को लिख करके। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के 4 हैं और राइट साइड में भी 4 है, तो आराम से हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में 2 हैं और राइट साइड में 2 हैं, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का ऑलरेडी स्टीम का यानी स्टीम गैसेस फॉर्मेट में ये भी है, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्मेट में होगी और ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्मेट में होगी। आराम से तीनों गैसेस फॉर्मेट में डायरेक्टली हम गैलोसैक्स लॉ लगा सकते हैं और गैलोसैक्स लॉ के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है ये 2v हो गई है, ये v हो गई है और ये 2v हो गई है, क्योंकि फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और वाटर का जो रेशियो है वो 1, ये 2:1:2 है, तो आराम से हम इसके रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं चाहूं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो निकाल सकता हूं अभी, लेकिन हमें केवल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्टली भी हम रेशियो निकाल सकते थे। अगर मैं चाहूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो निकालने के लिए 2v/v करूं, v से v कैंसिल हो जाएगा और रेशियो 2 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो कैलकुलेट भी कर सकता हूं। 2v की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 2v की वैल्यू है 8 ml और v की वैल्यू है 4 ml। आराम से अगर मैं चाहूं तो इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूं, ये भी है 4 ml और ये है 8 ml। तीनों के वैल्यू मैंने फाइंड कर लिए हैं। अभी अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वैल्यू निकालना है या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो निकालना है वैल्यूम का, तो आराम से निकाल सकते हैं। H2VH2/VO2 आराम से ये आ जाएगा 8/4। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आराम से मैं इसको 2 से कैलकुलेट करके निकाल दूंगा। तो ये सिंपल वॉल्यूम के रेशियो में हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका गैलोसैक्स लॉ। गैलोसैक्स लॉ काफी कुछ बताता है हमें डिसाइड करने के लिए कि कैसे हम फैक्टर्स को। एक हम दूसरे लॉ की बात करेंगे जो भी एक डेफिनेटली कई बार इसको पढ़ा होगा और हर किसी को पता भी है कि मैटर क्या होता है, एक मैटर का क्या प्रॉपर्टी होता है, कैसे कंजर्व रहता है, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। मैंने ऑलरेडी कई बार डिस्कस करने की कोशिश की है मैटर के बारे में, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा एक नया लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जनरली ये डाल्टन थ्योरी के अंदर आता है। मैं डाल्टन थ्योरी अलग से डिस्कस भी करूंगा, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। आपको पहले भी बताया है एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या होता है।
पहली बात तो ये जानो व्हाट इज अ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज अ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज ये एक टेम्पररी चेंज है, मतलब इस चेंज के बाद वापस रिएक्शन को लौटाया जा सकता है। मतलब कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है तो प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बन सकता है जनरली, मतलब कोई भी रिएक्शन रिवर्स हो सकती है। इसमें प्रोडक्ट बनाने की बात ही नहीं होती, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन तो होती ही नहीं है, बस पार्टिकल्स की चेंज हो जाती है स्टेज, या पार्टिकल का कुछ क्रम चेंज हो जाता है, या उनकी कुछ व्यवस्था चेंज हो जाती है। जैसे सॉलिड को लिक्विड में ले जाना है तो हम उसको जनरली, मान लो एक आइस का क्यूब है, उसको अगर हम टेम्परेचर देंगे तो वो सीधे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब लिक्विड से टेम्परेचर कम करेंगे तो वो सीधे फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक तरीके का फिजिकल चेंज हुआ जिसको हम बोलते हैं स्टेट चेंज। स्टेट चेंज जिसको बोलते हैं, इसी को हम बोलेंगे एक फिजिकल चेंज का नाम देते हैं। ठीक है, स्टेट चेंज होता है फिजिकल चेंज, या फिर आकार चेंज कर दिया, कट कर दिया, कई तरीके की फिजिकल चेंज होती है जिसको हम एक टेम्पररी चेंज बोलते हैं। ये चेंज वापस भी लौट जाता है, इसमें किसी भी तरीके की रिएक्शन और नहीं होती है। दूसरा चेंज है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज भी आपको कभी बताने की कोशिश की थी मैंने। केमिकल चेंज वो चेंज है जो एक परमानेंट चेंज होता है। परमानेंट चेंज का मतलब हुआ ये चेंज होने के बाद रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो जाती है, लेकिन जनरली प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ वापस नहीं आती है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती, रिवर्सिबल रिएक्शन भी पॉसिबल होती हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अंडर डिफरेंट टेम्परेचर, अंडर डिफरेंट प्रेशर, उनकी एक पार्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, वो भी पॉसिबल हैं। लेकिन जनरली उनमें केमिकल रिएक्शंस भी हो जाती हैं जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, मतलब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं तो एक परमानेंट चेंज होता है जो कि रिवर्स होने के लिए इजीली तैयार नहीं होता है। अगर वो इजीली रिवर्स होता तो बहुत दिक्कत होती, मतलब कि वो केमिकल रिएक्शन कहलाती ही नहीं। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें पार्टिकल आपस में रिएक्ट करते हैं और वो वापस भी आने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो कहते हैं हम रिएक्शन कर चुके हैं। अच्छा, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज के कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मैं आपको आगे चल के कुछ टॉपिक्स में बताऊंगा कि केमिकल चेंज में जैसे कलर चेंज एक फैक्टर है, गैस का निकलना एक ऑब्वियसली एक फैक्टर है, या फिर प्रेसिपिटेट का बनना एक फैक्टर है। वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है, किसी को नहीं आए तो मुझे बताना, मैं उसको ट्राई करूंगा बताने का। बट केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दो चीजें होती है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग during any physical or chemical change the total mass of the product is equal to the total mass of the reactant। इसको हम लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में भी, during any change physical or chemical total mass of the product is equal to total mass of the reactant। पहले ही बताया हुआ है कि एक मास को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, मतलब एक मैटर को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता, उसका मास हमेशा कंजर्व होता है, चाहे वो फिजिकल चेंज में जाए, चाहे वो केमिकल चेंज में जाए, चाहे वो बायोलॉजिकल चेंज में जाए, उसमें कुछ ना कुछ चीजें, बायोलॉजिकल चेंज में थोड़ा डिफरेंस जरूर होगा क्योंकि अगर ग्रो करेगा तो मास बढ़ेगा, लेकिन फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर जनरली कभी भी मास डिफरेंशिएट नहीं करता है, एक मास हमेशा कंजर्व रहता है, मास की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसको हम लिख सकते हैं रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास। रिएक्टेंट मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट मास। जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, और रिएक्टेंट के मास को प्रोडक्ट के मास से अलग नहीं किया जा सकता है, मतलब कि उसको हम वेरिएट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कोई लॉस होता ही नहीं है।
ठीक है। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शंस होते हैं इनको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो राइट साइड ऑफ द रिएक्शन होते हैं इनको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में कभी भी मास का डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में और करके लिख सकते हैं, और जो पहली वाली लैंग्वेज हमें याद थी एज अ डेफिनेशन उसको लिख सकते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड can neither be created nor destroyed can neither be created can not destroyed जनरली ये हमें बहुत पहले से बात पता थी कि एक मास को कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इस मास के कंजर्वेशन पे डिपेंडेंट कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बात करता हूं, मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश की, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखो इसको, 10 ग्राम ऑफ CaCO3 10 gram of CaCO3 on heating gives 4.4 gram of CO2, 4.4 gram of CO2 and X gram of कैल्शियम ऑक्साइड। डरने की बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैल्शियम ऑक्साइड अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, applying law of conservation of mass applying law of conservation of mass calculate the mass of calcium oxide। कोई दिक्कत नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लगाना है, इजीली हमें पता है, आंसर को लिखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaCO3 gives CaO plus CO2। अब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट अगर टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, और सच कहूं तो इसमें किसी टाइप के मल्टीप्लिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जनरली कैल्शियम लेफ्ट साइड में भी एक है यहाँ पर और राइट साइड में एक है, कैल्शियम यहाँ पर ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 3 है और राइट साइड में 3 है, ऑक्सीजन कार्बन लेफ्ट साइड में 1 है राइट साइड में 1 है, तो ऑलरेडी ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। अब हमारे पास 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अवेलेबल है, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अवेलेबल है, कैल्शियम ऑक्साइड के X ग्राम प्रेजेंट हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के 4.4 ग्राम प्रेजेंट है। करना कुछ नहीं है, सिंपली मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ, या टोटल लिख सकते हो यहाँ पे टोटल, यहां पर भी टोटल लिख सकते हो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट को टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 10 है, इज इक्वल टू x प्लस 4.4। आराम से इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 माइनस 4.4, ये वैल्यू आ जाएगी 5.6। आई डोंट थिंक किसी को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, आराम से 5.6 वैल्यू आ गई। हमने मास कंजर्वेशन को फॉलो किया और हमें पता चल गया कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो मास है, यानी मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO is equal to 5.6 ग्राम। आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड यानी मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 5.6 ग्राम, इजीली कैलकुलेट हम कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अगर यही एक फैक्टर और भी है, अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, आपको अगर कोई पूछ ले कभी, वैसे क्वेश्चन जनरली इतने छोटे लेवल पे आते नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ ले कि क्या न्यूक्लियर रिएक्शन में भी मास कंजर्व रहता है, तो आप बताना कि न्यूक्लियर रिएक्शन डज नॉट फॉलो मास कंजर्वेशन, क्योंकि उनका मास हमेशा लॉस होता रहता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास कंजर्व नहीं रहता, वो एक मास कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं, जो हम क्वेश्चन पहले भी एक बार लिखने की कोशिश की थी। क्वेश्चन लिखते हैं, 8.4 ग्राम ऑफ NaHCO3 is added to a solution of CS3COOH is added to a solution of, बेटा मुझे पता है कि रिएक्शन में जरूर प्रॉब्लम होगी कि कैसे रिएक्शन को लिखा जाता है, लेकिन जनरली मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे के सारे गिवन हो जाते हैं, तो रिएक्शन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। So added 8.4 gram NaCO3 is added to a solution of CH3COOH, CH3COOH weighing 20 gram. Weighing 20 gram. It is observed that 4.4 gram of CO2. It is observed that 4.4 gram of CO2, 4.4 gram of CO2 is released into atmosphere and a residue is left behind. And a residue is left behind. And a residue is left behind. Calculate the mass of residue by applying. Calculate the mass of residue by applying law of conservation of mass या conservation of mass. बेटा है कुछ नहीं, केवल बस रिएक्शन लिखनी है और सीधे आंसर लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NaHCO3 को रिएक्शन करेंगे, NaHCO3 की रिएक्शन करेंगे एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH, CH3COOH के साथ, और यहां पर प्रोडक्ट बनेगा CO2 प्लस रिमेनिंग प्रोडक्ट को रेसिड्यू बोला गया है, जो भी रेसिड्यू होगा वो बनेगा रिमेनिंग प्रोडक्ट। अब आपको ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। पहली बात तो CH3CONA का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, सो बट सोडियम एसीटेट बनेगा, लेकिन आपको जरूरत नहीं है लिखने की, यहाँ पर उसको पूरा रेसिड्यू बोल दिया गया। तो जनरली रिएक्शन के अंदर हमेशा लिख दिया जाएगा कि वो क्या एलिमेंट है, क्या प्रोडक्ट बन करके आएगा, जनरली लिखा होता है, लेकिन कभी कभी नहीं लिखा होता, तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें लिख दिया गया है कि रेसिड्यू मतलब कार्बोनेट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रेसिड्यू बनेगा। तो NaCO3 की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है कि ये वैल्यू है 8.4, CH3COS की वैल्यू गिवन है ये 20 ग्राम है, CO2 की वैल्यू गिवन है ये 4.4 ग्राम है, और रेसिड्यू है यक्स मान लो। अब आराम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 प्लस 8.4 is equal to 4.4 plus x ग्राम। x की वैल्यू आराम से 24 आराम से आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 28.4 से 4.4 जाएगा तो 24 बच जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो हम इजीली कह सकते हैं
कि मास ऑफ द रेसिड्यू विल बी 24 ग्राम। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, आराम से इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं दूसरे लॉ की। ये हमारा लॉ ऑफ मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। इसके अकॉर्डिंग हमने कुछ चीजें डिस्कस की, मैं एक बार रिपीट करता हूं। फिजिकल चेंज डिस्कस किया जो टेम्पररी चेंज था, केमिकल चेंज डिस्कस किया जो परमानेंट चेंज था। ड्यूरिंग एनी चेंज फिजिकल और केमिकल, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टोटल मास कंजर्व था। हमने मास कंजर्वेशन के लॉ का यूज भी किया क्वेश्चन को लगाते वक्त। reactant of mass equal to reactant of product, reactant of mass of reactant और प्रोडक्ट मास दोनों इक्वल होगा। पर इसको हम और करके मैंने ये भी लिखा कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जो हम पहले पढ़ चुके थे थोड़ी बहुत चीजें प्रीवियस क्लासेस में भी हमने इस चीज को देखा हुआ है। 10 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड x ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया मास ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला था सीधे Ca और CO2 में कन्वर्ट हो गया। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट हमने लगाया, और 10 इज इक्वल टू x प्लस 4.4 इसलिए क्या, क्योंकि मास ऑफ द प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का मास दोनों ऐड करके था, इसलिए हमने x प्लस 4.4 लिखा हुआ है। और 10 को इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को डायरेक्टली हमने 10 ग्राम लिख दिया। उसके बाद x की वैल्यू 10 - 4.4 कर दी हुई उस वक्त हमें जाएगी, और कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू हमने निकाल ली कि मास ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड कितना आएगा। और हमने ये भी बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्वेशन फॉलो नहीं होता, क्योंकि उनका मास हमेशा न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण लॉस होता रहता है। दूसरा क्वेश्चन बताया 8.4 ग्राम ऑफ NaCO3 इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ CH3COS weighing 20 ग्राम. It is observed that 4.4 ग्राम of CO2 is released into atmosphere and residue is left behind. Calculate the mass of residue by applying conservation of mass. NaCO3 ने CH3COS के साथ रिएक्शन की और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और रेसिड्यू बनाया। तो रेसिड्यू के अंदर CH3CO Na आना चाहिए था, लेकिन हमें बात नहीं करी है उस चीज की, तो जरूरत नहीं है। हम पूरे जो भी फॉर्मेट बनेगी उसको हम सीधे रेसिड्यू मान लेंगे, और उसकी वैल्यू हमने x रख दी है। 4.4 वैल्यू है कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड की, और CH3COS की वैल्यू है 20 ग्राम। NaCO3 की वैल्यू है 8.4 ग्राम। आराम से हमने दोनों को ऐड किया, लेफ्ट साइड दोनों को ऐड किया, राइट साइड आराम से वैल्यू मिल गई। 20 + 8.4 = 4.4 + x ग्राम, x = 24। आई डोंट थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। ठीक है, अब हम आगे एक लॉ की बात करते हैं जो एक और इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये सारे डाल्टन थ्योरी के अंदर डिफाइन किए गए हैं, मैं डाल्टन थ्योरी भी डिस्कस कर दूंगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम अभी तक हुई होगी दोनों लॉ को पढ़ने में, हेनरीज लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ने में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डेफिनेशन से ज्यादा मतलब नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बेटा मैंने बार बार बताया हुआ है, कंपाउंड को बताया, उस वक्त भी बोला था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a chemical compound always contains exactly the same proportion of element by mass. Always contain exactly the same proportion of elements by mass. मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट होगा बाई मास, अगर मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं ओवरऑल, तो उनका रेशियो सेम आना चाहिए। मतलब कहीं से भी वो चीज ली गई हो, उसका रेशियो हमेशा, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है थोड़ा बहुत। अब जैसे वाटर है,
तो वाटर के पास H2O इसका फॉर्मूला है। अगर आप इसके पास निकालेंगे वैल्यू तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो 2 × 16 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास मास होता है 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास मास होता है 16, तो हमने सीधे 2 × 16 के फॉर्मेट में इसको लिखा है। तो 2 × 16 बन जाएगा और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1:8 में। तो इनका जो रेशियो होगा वो 1:8 होता है। इनका जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डिफरेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो रेशियो आएगा वो 1:8 के रेशियो में आएगा। वाटर मतलब एलिमेंट ऐसे ही लिए जाएंगे, मतलब लिखने का मतलब क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस लाइक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट। मतलब अगर एलिमेंट बदल गए, अगर एलिमेंट मतलब कि अगर H3O लिख दिया गया, अगर अभी वाटर का फॉर्मूला H2O है, अगर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ गए तो ऑब्वियसली इनके मास का भी रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3:16 अभी रेशियो हो जाएगा। तो वाटर हमेशा आएगा। तो जनरली अगर वाटर का फॉर्मूला है तो हर एक कंडीशन में वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहेगा। मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के फॉर्मेट में ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि चाहे ये बारिश का पानी हो, मैंने पहले भी डिस्कस करने की कोशिश की थी, चाहे बारिश का पानी हो, चाहे नल का पानी हो, चाहे गड्ढे का पानी हो, चाहे बोतल का पानी हो, कहीं का पानी हो, बिस्लेरी के बोतल का पानी हो, हर पानी का जो भी रेशियो आएगा फॉर्मूला, हर पानी के जो फॉर्मूले का रेशियो होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2:1 का ही रेशियो आएगा। उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक कि किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये रेशियो बाय मास का 12 × 32 का है। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो 3:8 आ जाएगा। यानी कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा बाय मास ये होगा 3:8 इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। हर एक सिचुएशन में जो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का जो मास रेशियो होगा वो 3:8 का ही आएगा, उसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होगा, वो 3:8 ही एज इट इज मेंटेन्ड रहेगा। आई डोंट थिंक कि यहां तक किसी को प्रॉब्लम होगी। परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं इसको। आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। एक क्वेश्चंस यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय ए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे इसको हम करेंगे सॉल्व। कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। इन वन केस 1.75 gram of metal gave 2.19 gram of oxide. In the second case 1.14 gram of metal gave 1.43 gram of oxides. तो यहाँ पर बताना है कि so that the given data illustrate the law of conservation of mass. I don't think यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होगी। तो हम एक बार देखते हैं, इसको हम एक बार डिनोट करने की कोशिश करते हैं। अब कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर 2 फॉर्मूले हैं, केस 1 और केस 1 दोनों की स्टडी करते हैं और क्या ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन को शो करता है। अच्छा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को शो कब करेगा, कब ये बताएगा, जब परसेंटेज ऑफ कॉपर दोनों में सिमिलर रहेगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड और मास ऑफ कॉपर दोनों ही दिया गया है। अब अगर कॉपर ऑक्साइड का मास दिया गया है और कॉपर का मास दिया गया है, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द कॉपर ऑक्साइड अगर मैं निकाल लूं, अगर दोनों में ही सिमिलर रहे और ऑक्सीजन का मास भी सिमिलर रहे, मतलब कि आपको मैं यहाँ पर बताऊं तो केस 1 के अंदर एक चीज गिवन है, 1.75 ग्राम ऑफ कॉपर है, ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड को और उसका मास है 2.19, ठीक है। तो पहले मास, इसका मास जो होगा ना, इसमें कॉपर का मास अगर निकालेंगे परसेंटेज ऑफ द कॉपर इन ओवरऑल, तो हमें पता चल सकता है कि ऑक्सीजन और कॉपर का परसेंटेज कितना है। तो यहां पर हम केस 1 में टोटल मास ऑफ द कॉपर is equal to 1.75, mass of copper oxide is equal to 2.19, और यहां पर अगर हम परसेंटेज निकालें
परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा 1.75 अपान 2.19 इंटू 100, क्योंकि फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे परसेंटेज ऑफ कॉपर in the copper oxide is equal to mass of copper divided by mass of copper oxide. Mass of copper oxide into 100. तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालेंगे तो इस जगह पे आएगी वैल्यू, इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पर 79.9% आएगा। और अभी हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालें, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालें तो यहाँ पर हम 100 से बस माइनस कर दें परसेंटेज ऑफ कॉपर को, आराम से मिल जाएगा 100 माइनस 79.9 इज इक्वल टू 20.1%। आराम से मुझे मिल जाएगा कि ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगी। अगर हम केस सेकंड की अगर बात करें, उसमें भी सिमिलर अगर आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम को फॉलो कर रहा है। दोनों में प्रोपोर्शन सिमिलर ही होते हैं। ऑक्सीजन मतलब हमें निकालना है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो परसेंटेज है वो हमेशा 79.9:20.1 ही होना चाहिए जनरली, या फिर 70, हाँ थोड़ा बहुत पॉइंट है वेरी करे तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन 79 और 20.1 के बीच का रेशियो भी इसका परसेंट लगभग होना चाहिए, उससे ज्यादा इधर उधर नहीं हो सकता है। तो अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड के अंदर हमारे पास ऑप्शन कुछ और है। ठीक है, मास ऑफ कॉपर आ गया और मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इसमें भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो 1.43 दे देगा ग्राम। क्वेश्चन में दिया है मास ऑफ द कॉपर देता है कॉपर ऑक्साइड 1.43। अब परसेंटेज ऑफ कॉपर अगर निकालना चाहें, यहाँ पर 1.14 डिवाइड बाय 1.43, ये भी लगभग 79 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 के आसपास आएगा। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो फिर से वो 100 माइनस 79.7 करेंगे, ये भी आ जाएगा 20.समथिंग। तो यहाँ पर भी 79.7 और 20.3 के आसपास है। रेशियो लगभग पॉइंट में डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में उतना मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो है केस 1 and these two contain same ratio of copper and oxygen, so it will follow law of constant proportion. I don't think यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होगी। आराम से हमने दोनों ही केसेस में निकाले हुए हैं वैल्यूज को, और एक क्वेश्चन बताया हुआ है, अगर किसी को दिक्कत है तो हम फिर डिस्कस कर सकते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मेरा प्रोपोर्शन सिमिलर होना चाहिए। तो हमने आज 3 लॉ डिस्कस किए हैं। पहला लॉ था हेनरी लॉ, हेनरी का वॉल्यूम लॉ, जो सबसे सिंपल लॉ है। उसके बाद मास कंजर्वेशन का लॉ है, फिर मास कंजर्वेशन के लॉ के बाद हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डिस्कस किया है। तो तीनों ही टाइप के लॉ और उनके क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अभी तक आई।